बिहार में बड़ी चर्चा है एक मुलाकात हुई है लालू यादव और हिना साहब के बीच। तो इस मुलाकात में क्या कुछ हुआ, क्या शर्तें रखी गई हिना साहब की तरफ से लालू प्रसाद यादव के सामने, इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे। इसके अलावा आने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को आरजेडी कितनी सीटें देने वाली है, कितनी सीटों का उसने मन बना लिया है, इस पर बात करेंगे। और दोनों विषयों पर बात करने के लिए मेरे साथ होंगे हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी। पंकज जी, मुलाकात बड़ी चर्चा में है हिना साहब और लालू प्रसाद यादव की, और इसको लेकर लोग ये भी कयास लगाने लगे हैं कि आगे चल के जो पिछले लोकसभा चुनाव में गठबंधन टूटा था वो क्या फिर से होने वाला है। क्या हिना साहब आरजेडी के साथ आने वाली हैं? पिछली बार तो टिकट लेने से इनकार कर दिया था, और इस बीच अब ये मुलाकात है और आने वाले विधानसभा चुनाव है तो कयास तो लगेंगे ही। क्या कुछ बातचीत हुई, क्या कोई शर्त रखी गई, क्या कोई वादा किया गया, क्या हुआ इस मीटिंग में? देखिए, आपको एक चीज़ साफ बताऊं कि बहुत तरह की बातें कही जा रही है दोनों के मीटिंग के बारे में, लेकिन इतना बात जरूर है कि आरजेडी और हिना साहब के बीच की मीटिंग अच्छी रही है। दरअसल हिना साहब के द्वारा जो कुछ कहा गया है वो मैं आपको बताता हूँ जी। हिना साहब के द्वारा ये कहा गया है, क्योंकि जो हमारे पुष्ट सूत्रों से जो हमें खबर मिली है कि दरअसल विनोद जायसवाल के घर पे मीटिंग हुई और वहाँ पर चर्चा क्या हुई जी। तो हमें जो पता चला उसमें हमें ये पता चला कि आरजेडी के तरफ से बहुत कुछ ऑफर किया जाने लगा कि आप एमएलसी का सीट ले लीजिए, आप एमएलए का एक जहाँ खाली हो रहा है वहाँ उपचुनाव लड़ लीजिए, इस तरह की बातें होने लगी। लेकिन ये भी कहा जाने लगा कि आप एमएलए के इलेक्शन में यहाँ का सीट ले लीजिए, एमएलसी भी आपको ऑफर करते हैं। पर हिना साहब बहुत साफ थी। हिना साहब साफ इस तरीके से थी, उनका ये कहना था कि आप हमें कुछ मत दीजिए, हम वो सब नहीं मांग रहे हैं, लेकिन सीवान को लेकर के चाहे संगठन का फैसला हो, चाहे विधानसभा टिकट का फैसला हो, चाहे लोकसभा टिकट का फैसला हो जी, आपको हमसे पूछ करके ये फैसला करना होगा, हमारा उसमें से होगा। दरअसल हिना साहब देखिए बड़ी परिपक्व महिला है और साथ ही साथ पढ़ी लिखी भी हैं। उनको बुर्का में देख करके ये नहीं समझना चाहिए कि उनकी समझ कम है, वो घरेलू महिला है, वो पॉलिटिक्स नहीं समझती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बता सकता हूं कि मैं लोकसभा चुनाव में सिवान गया था, हिना साहब से मैं मिला था, और हिना साहब जिस तरीके से मुझसे बात की थी वो मैं बता सकता हूं कि एक बहुत मैच्योर्ड पॉलिटिशियन ही उस तरीके से बात कर सकता है। मैं बहुत कुछ चाहा कि लालू प्रसाद के खिलाफ वो बोलें, लेकिन इतने सधे हुए शब्दों में उन्होंने बात की जिसका मतलब निकाला जा सकता है कि आखिरकार हिना साहब कितनी परिपक्व है। बैकग्राउंड देखिए बहुत कुछ है। बैकग्राउंड में ये कहा जाता है शहाबुद्दीन की पत्नी है, अपराध जगत में शहाबुद्दीन आकंठ डूबे हुए थे, तरह तरह की बातें हैं। लेकिन अगर आप हिना साहब की सूझबूझ की बात करें तो ये उनसे मिल करके ये कहा जा सकता है कि भले ही उन्होंने 3 से 4 बार चुनाव हारा हो, लेकिन उनकी राजनीतिक सूझबूझ अच्छी है। हिना साहब सिवान में अपना दबदबा वैसा ही चाहती हैं जैसे मोहम्मद शहाबुद्दीन के जमाने में था। जब वो जिंदा थे तब उनके जमाने में क्या था, हिना साहब उसी तरह का अपना दबदबा चाहती हैं, और इसीलिए हिना साहब ने लालू प्रसाद के सामने बहुत साफ शब्दों में अपनी शर्त रखी कि देखिए एमएलसी दीजिएगा नहीं दीजिएगा ये बात की बात है, लेकिन आप सिवान में जो भी फैसला करिएगा वो वैसे ही करिएगा जैसे पहले आप करते थे। मतलब ये एक लाइन में अगर कहा जाए तो सिवान पर टोटल कंट्रोल चाहिए, बिल्कुल पूरा कंट्रोल सिवान के आरजेडी पर पकड़ वो उसी तरह का चाहती हैं जैसे पहले था, और यही उनकी सोच थी। अब इस सोच के दायरे में वो कैसे अपने बेटे को पॉलिटिक्स में लाएंगी, कैसे बहू को लाएंगी, कैसे खुद के लिए क्या करेंगी, लेकिन आरजेडी संगठन पर उनकी मजबूत पकड़ रहे ये हिना साहब चाहती जी, और यही बात हुई। उसके अलावा जितनी भी सारी बातें हैं कि एमएलसी चाहिए, राज्यसभा की सीटें चाहिए, जो मेरे सूत्र कहते हैं वो साफ कहते हैं कि ये एक कोरा बकवास है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें सच्चाई कुछ नहीं है। पर सवाल ये उठता है कि जो मांग हिना साहब ने की है क्या लालू प्रसाद वो मानेंगे? लालू प्रसाद
तो मानने को तैयार दिखे। लालू प्रसाद ने कहा कि वही तवज्जो हम देंगे। लालू प्रसाद को यह समझ में आने लगा है कि किस तरीके से मुसलमान भी अब विकल्प देखने लगे हैं, तो इसलिए अगर हिना साहब जैसे चेहरे को नहीं जोड़ा गया तो निश्चित तौर पे इसका नुकसान होगा। और इसका नुकसान पूर्णिया में तो दिखा, इसका नुकसान रुपौली बाय इलेक्शन में तो दिखा, इसका नुकसान छपरा में भी दिखा, सारण का जो लोकसभा चुनाव था रोहिणी आचार्य आ रही, गोपालगंज में भी दिखा, इसका नुकसान सिवान में भी दिखा। सिवान में भी आरजेडी तो जीत नहीं पाई, आरजेडी की स्थिति तो और तीसरे नंबर पर पहुंच गई। तो आप समझ लीजिए कि मुस्लिम का कोई बड़ा चेहरा जो कि वोट कैचर हो, और खास तौर पर जब हिना साहब ही आरजेडी का विरोध करने लगी तो आरजेडी की स्थिति किस तरह की हो गई ये समझा जा सकता है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि आप एनडीए का कुनबा देख लीजिए, एनडीए के कुनबे में बीजेपी है, जेडीयू है, और इन दोनों के अलावा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा है, उसके बाद चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास है। ये चार तो पक्का है। पांचवा मुकेश साहनी को कैसे एनडीए अपने तरफ खींचने का प्रयास कर रही है, इस चीज को भी झुटलाया नहीं जा सकता। तो एनडीए अपने कुनबे में लगातार इजाफा कर रही है, एनडीए का कुनबा बड़ा है, और विधानसभा चुनाव में हार और जीत का फासला 2000, 3000, 5000 इस तरह का भी होता है। और आपको पता है कि इस विधानसभा में 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के वोटों के बीच का डिफरेंस 12,000 वोट के आसपास का। तो आप समझ लीजिए कि 13 करोड़ वाले राज्य में 12,000 वोट कितना मायने रखता है, लेकिन 12,000 वोट का डिफरेंस तो है। इसलिए लालू प्रसाद अब ये समझने लगे हैं कि मुसलमान का एक बड़ा चेहरा चाहिए। अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, पर वो इस तरह का वोट कैचर नहीं है, बहुत शरीफ है, जेंटलमैन है, तरह तरह की बातें, लेकिन वो उस तरह का वोट कैचर नहीं है। पर हिना साहब को सब जानता है, मोहम्मद शाहबुद्दीन की पत्नी है, ये सबको पता है, और इस हैसियत से हिना साहब आरजेडी के कई सीटों में इजाफा कर सकती हैं, ये भी सच है। इसलिए मैं अपने दर्शकों को बार बार यह बताना चाहूंगा कि दरअसल बात मुख्य तौर पर यही हुई। हिना साहब ने कहा कि किस तरीके से आपने हम लोग को छोड़ दिया, दरकिनार कर दिया। सिवान में यह मैसेज जाने लगा कि हम लोग का राजनीतिक वजूद खत्म हो चुका है। सिवान में यह मैसेज जाने लगा कि हम लोग अब कोई पुरानी हैसियत नहीं रखते हैं, और हिना साहब का जोर इसी पर था कि हमारी पुरानी हैसियत बरकरार रहे, और पुरानी हैसियत तभी बरकरार रहेगी जब आरजेडी वही करेगा जो मोहम्मद शाहबुद्दीन का परिवार चाहेगा। और मोहम्मद शाहबुद्दीन भले ही जिंदा नहीं रहे, लेकिन उनका परिवार क्या चाहता है, आरजेडी वही करेगा, तभी हमारी राजनीतिक वजूद बरकरार रहेगी, तभी हमारा दबदबा सीमान में बरकरार रहेगा, तभी हमारी मजबूती से पकड़ लोगों के बीच में बनी रहेगी, हमारा धमक बरकरार रहेगा। और दरअसल हिना साहब अपने धमक को बरकरार रखने के लिए ज्यादा चिंतित थी। उन्होंने कोई एमएलसी, राज्यसभा इस पर बात नहीं की। ऑफर दिया गया, मैं यही बात बता रहा हूं कि आपको एमएलसी बना देते हैं, आपके बेटे का ये कर देते हैं, ये सीट पक्का कर देते हैं, उसको सिरे से हिना साहब ने खारिज कर दिया कि ठीक है ये करिएगा, ये बात की बात है, लेकिन हमको आप ये एश्योर कर दीजिए कि आप सिवान में जो भी फैसले करेंगे उसमें हमारा दखल होगा, उसमें हमसे आप पूछ करके करेंगे, उसमें हमारी रजामंदी के बाद ही आप फैसले लेंगे। मतलब सिवान का किंग कौन, तो आरजेडी की नजरों में जैसे मोहम्मद शाहबुद्दीन थे वैसे ही हिना साहब बनी रहे। यही हिना साहब की मांग थी, यही हिना साहब की सोच थी। मेरे सूत्र जो बताते हैं उसके हिसाब से यह बहुत साफ है कि हिना साहब यही चाहती। बिल्कुल, तो कुल मिला के हिना साहब अपने आप को 1-2 सीटों तक महदूद नहीं करना चाहती। वो चाहती हैं कि सिवान पे कंट्रोल रहे, और वहीं से वो चाहती हैं कि राजनीति वो अपनी आगे बढ़ाएं, वहाँ कंट्रोल रहेगा तो जाहिर सी बात है कि प्रदेश में उनका दबदबा रहेगा। इसी को लेकर लालू यादव से बात हुई, पंकज जी ने बताया। पर अब सवाल जब दबदबे की है और वर्चस्व की है तो ये भी होगा कि जो आरजेडी की हम लोग बात भी कर रहे हैं कि आरजेडी के जो मुख्य पार्टनर है वो है कांग्रेस पार्टी, और पिछले चुनाव में लगभग 70 सीटें कांग्रेस के हाथ दी थी,
और जब चुनाव के नतीजे आए तो तमाम लोगों ने कहा कि 70 सीटें नहीं देनी चाहिए थी। तो अब फिर से सवाल उठ रहा है कि अब चुनाव करीब हैं, आने वाले वक्त में जल्दी चुनाव होंगे, बाद में चुनाव होंगे, ये बात की बात है, पर जब भी चुनाव होंगे कांग्रेस के हाथ क्या आने वाला? लालू प्रसाद यादव कांग्रेस के बारे में क्या सोच रहे हैं? देखिए, आपको एक बात बता दें कि लालू प्रसाद यादव क्या, जहां तक सवाल है, तो ये जान लीजिए कि लालू प्रसाद यादव अभी से ही सोचना शुरू कर दिए हैं कि कैसे वो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना लें, और उसके लिए वो बिसात बिछाना शुरू कर चुके हैं। तेजस्वी यादव भी लालू प्रसाद यादव से तमाम चीज़ों के बारे में मशविरा करते हैं, लेकिन आपको एक बात बता दें कि आरजेडी के भीतर ये सोच बन चुकी है, और मैं अपने कांग्रेस के मित्रों के बीच ये मैसेज पैगाम अभी से ही पहुंचा देना चाह रहा हूं कि आरजेडी जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा 9 सीटों पर पहुंची थी, उसी तरीके से आरजेडी इस बार आपको 68 सीटें देने नहीं जा रही है। जैसे कि 2020 में 68 सीटें आरजेडी ने दिया था, आरजेडी ज्यादा से ज्यादा आपको 35 से 40 सीटें देगी विधानसभा चुनाव। जी हाँ, और उन 40 सीटों में भी आरजेडी को अगर कहीं भी लगेगा कि आपके प्रत्याशी कमजोर हैं, इस बात को आप ध्यान में रखिए, आपके प्रत्याशी कमजोर हैं, तो आरजेडी वहां पर अपना प्रत्याशी उतार देगी। सिंबल आपका रहेगा, प्रत्याशी अपना उतार देगी। ये बात जान लीजिए। तो ये भी नहीं होगा कि आप कोई प्रत्याशी उतार दीजिएगा और आरजेडी वहां पर गो अहेड कहेगी, ये नहीं है। पूरा दखलंदाजी आरजेडी का रहेगा, इस बात को जान लीजिए। और आरजेडी में जो 10 नंबर है ना, जहां पे ये सारे विचार विमर्श होते हैं, वहां पर ये विचार विमर्श हुआ है और वहां पर इस नतीजे पर पहुंचा गया है कि कांग्रेस को किसी भी हालत में 40 का आंकड़ा पार नहीं करेंगे, नहीं होने देंगे। 40 से ज्यादा विधानसभा की सीटें नहीं देंगे, और देंगे तो वही असर होगा जो 2020 में हुआ था, हम बाल बाल चूक गए। तो आरजेडी ने बिल्कुल माइंड मेकअप कर लिया, और माइंड मेकअप कर लिया है तो आरजेडी कांग्रेस को इसी तरीके से ट्रीट करेगी। दरअसल आरजेडी के भीतर यह सोच है कि नेशनल अलायंस बनाए रखने के लिए कांग्रेस का इंपॉर्टेंस है, नहीं तो कांग्रेस का बिहार में कुछ है नहीं जी। और इसलिए हमें कांग्रेस को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देना है। कांग्रेस को हम बहुत ज्यादा तवज्जो देंगे तो जैसे कांग्रेस का रिवाइवल बहुत जगह हो रहा है, तो बिहार में भी रिवाइवल होगा, और वो रिवाइवल होगा तो आरजेडी के कॉस्ट पे ही होगा। तो वो आरजेडी ऐसा मौका कांग्रेस को देना नहीं चाहती है। और ये आपको बता दें कि आरजेडी इस बात को समझ रही है कि कांग्रेस हमारे साथ ही जाएगी। कांग्रेस जाएगी कहां? आरजेडी भले ही इस बात को लेकर के जरूर स्केप्टिकल है, वो सोच रही है कि अरे ये मुकेश सहनी कुछ भी कर सकते हैं जी। मुकेश सहनी किधर भी जा सकते हैं। जैसे पिछली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठ करके चले गए थे, डिप्टी सीएम अनाउंस नहीं किया गया था। इस बार भी मुकेश सहनी कहीं भी जा सकते हैं, और मुकेश सहनी तमाम इंडिकेशंस उस तरह का दे रहे हैं, क्योंकि मुकेश सहनी बार्गेनर है, वो बार्गेन करते हैं। तो सवाल ये है, और ये हम लोग 3 बजे शो भी करने जा रहे हैं कि मुकेश सहनी क्या आरजेडी के साथ बने रहेंगे या एनडीए के साथ किस शर्त पे जाने वाले हैं, इस पे हम लोग एक शो भी करने जा रहे हैं। जो मेरा शो 3 जो बिहार की बात होता है 6 साढ़े 6 बजे हम लोग उसको ऑन एयर करते हैं, तो उसमें हम इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। पर ये बात आप जान लीजिए कि कांग्रेस और सीपीआई एमएल इसको आरजेडी साथ रखेगी, और आरजेडी इन दोनों को परमानेंट एलाई मान रही है। वीआईपी साथ रहेगी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस को लेकर के आरजेडी बिल्कुल क्लियर है कि 34 से 40 के बीच में कांग्रेस को सीट दिया जाएगा, उससे ज्यादा किसी भी सूरत में नहीं दिया जाएगा। और यही आरजेडी की सोच है, और आरजेडी के भीतर की जो सोच है वो मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूं, कांग्रेस के मित्रों को भी बता दे रहा हूं कि आप इस बात के लिए तैयार रहिए कि विधानसभा चुनाव में आपको 40 से ज्यादा सीटें मिलने नहीं जा रही।
बिल्कुल 40 से ज़्यादा सीटें नहीं मिलने जा रही हैं। अब देखने वाला इसमें होगा कांग्रेस का रुख कि कांग्रेस क्या इस बात को लेकर तैयार होती है, क्योंकि आरजेडी के तो साफ है, उनका पिछले चुनाव का अनुभव भी है, लोकसभा चुनाव का अनुभव भी है और आने वाले विधानसभा चुनाव में जाहिर सी बात है वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। यही बिहार है, यही बिहार की राजनीति है जिस पर हमारी नज़र लगातार बनी रहती है। पंकज जी लगातार आपके लिए इनसाइट्स लेकर आते रहते हैं। आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। शुक्रिया।